Hello everyone. So today we will complete illustration from 10 to 12. Let's read the illustration 10. ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. They agreed to dissolve the firm and the balance sheet of the firm as at that date was as follow. Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंसिडर की जाती है एज यू कैन सी हियर, और इसलिए इसे जैसे आप बाकी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हो ना रियलाइजेशन अकाउंट में, सिमिलर तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा. इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट पे आप नहीं मेंशन करोगे. ठीक है. क्रेडिटर्स है बीपी बी इस वाइफ लोन, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी, ये भी आउटसाइड, ये भी सारे आउटसाइड नहीं. और कैपिटल है एसएसआई डेटर स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर फिक्स एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड हेयर इट इज़ P&L अकाउंट एंड सी इस कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है. P&L अकाउंट मीन्स लॉस. ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. और सी की कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है यानी कि डेबिट साइड मेंशन होगा. लेट्स रीड द फर्दर इन्फॉर्मेशन. Assets realized at stock 32,000, fixed asset 45,000 and full amount was received from the debtors. A agreed to take over furniture at 1600 and also agrees to make the payment of BP. एक तरफ तो A एसेट को लेकर जा रहा है, एक तरफ A जो है लाइबिलिटी को लेकर जा रहा है. तो एसेट लेकर जाने की वजह से ए की जो कैपिटल है वो डेबिट की जाएगी, बट लाइबिलिटी लेकर जाने की वजह से ए की कैपिटल क्या कर दी जाएगी? क्रेडिट कर दी जाएगी. बी एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन. बी ने अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करने के लिए एग्री हो गया. इट मीन्स देखो बी की जो वाइफ का लोन है वो भी एक थर्ड पार्टी लोन कंसिडर किया जाएगा, आउटसाइड लोन. तो बी जो है एक आउटसाइड लाइबिलिटी लेकर जा रहा है, दैट इज़ वाई बी की कैपिटल क्रेडिट की जाएगी. There was an unrecorded asset of 10,000 rupees which was taken over by C at 7,000. Unrecorded asset यानी कुछ ऐसी assets होती है जो बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड की होती, तो वो C लेकर जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ 7,000 रुपीज़. तो ये 10,000 का तो कोई काम ही नहीं है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, सिर्फ 7,000 रिकॉर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट इज अ BR फॉर 5,000 वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर मोहन एंड द बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा पर रुपी हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी डिफरेंट पॉइंट है. देखो एक 5,000 का मोहन से BR रिसीव हुआ था कभी, हमें वॉज रिसीव मतलब हुआ था, एंड द बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, और हमने वो बिल या इस फर्म ने वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया था. और अब मोहन इंसॉल्वेंट हो गया. जब पैसा देने की बारी आई तो मोहन इंसॉल्वेंट हुआ और सिर्फ 60 पैसा ही उसकी एस्टेट से मिला. बैंक ने तो मोहन से पैसा लेना था. बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक को अब हमें पूरे 5,000 रुपये वापस देने पड़ेंगे क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया. एंड बट हमें तो रिसीव हो रहा है 60 पैसा. 5,000 का 60 पैसा मतलब 3,000 रुपीज़. हमें 3,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है, वो अलग बात है, बट एक तरफ हमें बैंक को पहले 5,000 रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है. इसकी दो एंट्री होगी. एक एंट्री तो ये होगी जब बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, ये फर्म पैसा दे रही है, और एक एंट्री होगी जब मोहन से रिसीव हो रहा है. तो ये एंट्री क्या हो गई? बैंक कम होगा, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ऐप है टू बैंक. इसमें बैंक बढ़ेगा, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट ऐप है टू रियलाइजेशन. और सब जगह यूज़ तो रियलाइजेशन और बैंक ही होने वाला है. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,500. क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल गया 1,500, तो जितने क्रेडिटर थे उसमें से 1,500 माइनस कर देंगे, वो अमाउंट मेंशन कर देंगे, बाकी सब सेम था. जो ये क्वेश्चन है ये आपको खुद से सॉल्व करना है, एंड कोई प्रॉब्लम है मुझसे कंसल्ट करना है. मैं आगे वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगी. 11th इलिस्ट्रेशन देखते हैं. Next illustration is illustration 11. Ashish and Kanav were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये आउटसाइड लाइबिलिटी होती है. ट्रेड क्रेडिटर्स भी आउटसाइड लाइबिलिटी है. मिसिस आशीष लोन, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है. कनव लोन, कनव का जो पार्टनर है तो ये पार्टनर का लोन है, इसे पार्टनर के लोन में ट्रांसफ़र करेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फॉर दैट हम चेक करेंगे कहीं एडजस्टमेंट में कोई क्लेम तो नहीं है. अगर कोई क्लेम है तो उतना अमाउंट तो रियलाइजेशन में जाएगा और बाकी अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अगर क्लेम है ही नहीं कोई भी तो सारा का सारा ही कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. फॉर दैट वी हैव टू चेक कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है. अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो ये रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में फुल अमाउंट से ट्रांसफ़र होगा. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती
तो ये जो बैलेंस है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट कैपिटल बैलेंस है। एसेट में बैंक, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड द फर्दर इन्फॉर्मेशन आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000। आशीष ने 38,000 का फर्नीचर लिया एंड पे ऑफ मिसिस आशीष लोन। एक लाइबिलिटी ली, एक एसेट ले ली, एक लाइबिलिटी ले ली। डेटर्स रियलाइज्ड 18,500 एंड प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट इज कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। इस लाइन को गेन आपको रीड करना है, देन आई विल टेल यू कि कैसे होगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ 24,000 रुपीज़। इसके 2 पार्ट्स करने हैं। 40% जो कनव लेकर जा रहा है एंड 60% जो मार्केट में सेल कर दिया। तो जो कनव लेकर जा रहा है वो तो 20% लेस पर लेकर जा रहा है। पहले इस 24,000 का 40% करते हैं तो रिमेनिंग बैलेंस हुआ 14,400। 9,600 कनव लेकर गया, बट जो कनव है वो कह रहा है कि मैं 20% लेस वैल्यू पर लेकर जाऊंगा। तो 9,600 का स्टॉक तो ले गया कनव, बट उसे 9,600 का कंसीडर नहीं किया। इसका 20% माइनस करना पड़ेगा इस अमाउंट में से। तो ये कनव, इस अमाउंट से कनव की कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा। तो बाकी बचा हुआ स्टॉक कितने वैल्यू पर आ रहा है? 10% ज़्यादा वैल्यू पर आ रहा है। तो यानी कि इसमें ये अमाउंट ऐड करेंगे 1440, तो अमाउंट आएगी 15,840। तो स्टॉक की रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 15,840। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिटर्स टू कवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं, तो एक तरफ एसेट कम हो रही है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी कम हो रही है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि जब एक तरफ एसेट कम हो और दूसरी तरफ लाइबिलिटी कम हो तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिटर भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी, तो इन्हें राइट ऑफ की एंट्री नहीं करनी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट इज कनव एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses। कनव को 12,000 रुपये दिए जाएंगे फर्म के द्वारा और उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी खुद भरनी है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000 रुपीज़ और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए? 8,000 रुपीज़। बट यहाँ पर ये नहीं कहा हुआ कि जो ये एक्सपेंसेस है 8,000 रुपीज़ ये किसने पे की। इस क्वेश्चन में बस आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो इसलिए मैटर नहीं करता। बट आपको ये पता होना चाहिए कि 12,000 रुपीज़ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे तब रियलाइजेशन अकाउंट के वेरियस केसेस किए थे, ये भी उनमें से है। तो 8,000 रुपीज़ ये कंसीडर किया जाएगा कि ये फर्म ने पे कर दी है ऑन बिहाफ ऑफ कनव। तो अल्टीमेटली जब पार्टनर की कैपिटल में कनव की कैपिटल को बढ़ाया जाएगा तो वो सिर्फ 4,000 से बढ़ाया जाएगा। हावेवर फर्म का जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो है 12,000 रुपीज़। जो एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा वो 12 है, क्योंकि कनव को पे 12 करने थे। 8,000 कनव के बिहाफ पे फर्म ने पे की, इसलिए ये जो अमाउंट है कनव की कैपिटल को इफेक्ट करेगा। 12th इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसिस एज लोन, मिसिस बीज लोन दोनों ही आउटसाइड लोन्स हैं। एंड जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल गिवन है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेटर अलग लिखेंगे, प्रोविज़न अलग लिखेंगे, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये लॉस होता है, ये पार्टनर की कैपिटल में जाएगा। और जो यहाँ पर गुडविल है इसे नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करना है। अगर नीचे लिखा है कुछ वैल्यू रियलाइज़ हुई है तो हुई है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 ही रियलाइज़ हुई है, जैसे कि हम अदर एसेट के केस में अज्यूम करते हैं। और लाइबिलिटी के केस में हमारी अजम्पशन ये रहती है अगर इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसको पे किया या नहीं किया तो ये कंसीडर किया जाएगा फुल अमाउंट पे कर दी गई है। फर्दर इन्फॉर्मेशन है द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 March 2018। ए प्रॉमिस टू पे मिसिस एज लोन एंड टुक ओवर स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000 रुपीज़। एक तरफ स्टॉक इन ट्रेड ले गए, एसेट ले गए, जिससे ए की कैपिटल कम हो जाएगी, एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय एज कैपिटल 4,000 और एक तरफ ए मिसिस ए का लोन लेकर जा रहा है, इसकी एंट्री होगी
रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट किया जाएगा टू एज कैपिटल। बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, तो आधी इन्वेस्टमेंट ले गए बट 10% कम वैल्यू पर लेकर गए। इन्वेस्टमेंट की टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट थी 10,000, हाफ लेकर गया यानी कि 5,000 के लेके गया, उस पर भी 10% डिस्काउंट ले गया, तो कितने रुपए की उसकी कैपिटल, बी की कैपिटल पे इफेक्ट अल्टीमेटली कितना बढ़ना चाहिए 5,000 माइनस 500 दैट इज़ 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट इज डेटर्स रियलाइज्ड 19,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर्ड 6,000 रुपीज़। तो बैड डेट रिकवर हुए या नहीं, अल्टीमेटली डेटर से 19,000 रियलाइज हुआ, बस यही वैल्यू लिखी जाएगी। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st March बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March एट 6% डिस्काउंट। देखो जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी और जो बिल्स पेबल की पेमेंट करनी थी, तो उसमें 1 महीने का टाइम पड़ा था, जो बिकॉज हमने 1 महीना पहले पेमेंट कर दी इसलिए हमें 6% डिस्काउंट मिला, बट डिस्काउंट क्या है पर एनम, याद रखना कि पर एनम है, तो यानी कि एनुअल डिस्काउंट का कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू देखो 30,000 रुपीज़ के डेटर्स है, ठीक है, एंड 8,000 के बिल पेबल है, तो जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है 6% है, बट पर एनम, और हमने कितने मंथ पहले पेमेंट दी है 1 मंथ, तो डिस्काउंट भी कितने मंथ का मिलेगा 1 मंथ का। तो इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। बीपी पे 40 रुपीज़ एंड क्रेडिटर्स पे 150 रुपीज़ लेस अमाउंट पे करनी है ऑन द बुक वैल्यू। नेक्स्ट में बताया कि प्लांट से कितना मिला, बिल्डिंग से कितनी मिली, गुडविल से कितनी, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है 4,500 से मिली। देयर वर एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, यानी जो हमने जिसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी थी टाइपराइटर की, उससे 300 रुपये मिल गए। भाई अनरिकॉर्डेड एसेट कह सकते हो, अनरिकॉर्डेड एसेट से 300 रुपीज़ मिल गए। इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट द एस्टिमेटेड प्राइस, तो इस अमाउंट पर बी लेकर चला गया, इट मीन्स बी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 300 रुपीज़ से। तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट मैं बना देती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट वर्क क्या होता है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को ख़त्म करना, तो स्टॉक टू स्टॉक इन ट्रेड 5,000 रुपीज़ टू इन्वेस्टमेंट 10,000। जैसे ही इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफ़र किया जो था 1,000, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटर्स 20,000, और जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र किए वैसे ही प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र कर दिया जो 2,000 रुपीज़ था। नेक्स्ट इज प्लांट टू प्लांट 20,000, आफ्टर दैट 15,000 की बिल्डिंग है। नेक्स्ट इज गुडविल को बिल्कुल अदर एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा 4,000। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कहाँ जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब इधर देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज़ के, बाय बिल पेबल 8,000 रुपीज़ की, बाय मिसिस एज लोन 5,000, बाय मिसिस बीज लोन 10,000। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, कैपिटल का बैलेंस जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और कैश इन एंड कैश इन बैंक जाएगा कैश और बैंक अकाउंट में। इस तरीके से सबसे पहले सारे एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ए ने लोन ले रहे मिसिस ए का, तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है कि मिसिस ए का लोन लिया है। कितना था मिसिस ए का लोन 5,000 रुपीज़, और साथ में वो क्या लेकर गए हैं स्टॉक इन ट्रेड, जिससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितने के लगे 4,000 रुपीज़ का।
बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, यहाँ लिखना है ब्रैकेट में क्या लेके गए हैं, स्टॉक बाय बीज कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर गए हैं, इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं, 4500, ये हमने कैलकुलेट की थी, राइट। नेक्स्ट इज डेटर 19,000 रुपीज़ मिले हैं, तो ये तो बाय कैश अकाउंट, इसमें सब लिख देंगे जो जो था, ठीक है। डेटर्स 19,000 रुपीज़, और भी आगे थी प्लांट से 25,000, प्लांट 25,000, ठीक है। ऐसे भी होते हैं कई बार, क्या कैश वाली ट्रांजेक्शन पहले लिख देते, बाद में पार्टनर्स वाली कर देते, आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी इजी तरीका रहता है, क्योंकि कैश वाली सारी रिकॉर्डेड होती है ना, फिर हम सीरीज़ में चलते रहते हैं तो ईजी रहता है। हावेवर प्रैक्टिस के साथ इसमें भी हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। बिल्डिंग 40,000, स्टॉक 6,000 एंड सॉरी स्टॉक में गुडविल है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4,500, गुडविल और इन्वेस्टमेंट 4,500, ठीक है। तो अब इन सब का टोटल कर लेंगे 94,500। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये वाला पॉइंट रह गया था, क्रेडिटर्स और बिल पेबल जो है 6% डिस्काउंट मिला, यानी कि कम पे करना पड़ा, तो टू बैंक पेमेंट दोनों की कर दी। यहाँ एक साथ भी लिख सकते हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर पे 150 रुपये डिस्काउंट था, क्रेडिटर है 30,000 के, तो 150 रुपये डिस्काउंट मिला था 29,850, और 40 रुपये डिस्काउंट किस पे मिला था, बिल्स पेबल पे 8,000 है, तो कितना हो जाएगा 7,940, टोटल पेमेंट हो गई 37,790। सर यहाँ गलत हो गया, यहाँ 60 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 40 रुपीज़ डिस्काउंट था, 60 रुपीज़ डिस्काउंट लगा दिया। नेक्स्ट इज़ ये हो गया टाइपराइटर था जिससे 300 मिला और वो बी लेकर चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बीज कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे क्या ले गया, अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर चला गया 300 रुपीज़ की। बस यहाँ पर आप बैलेंस कर लोगे, अगर ये साइड बची तो इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ पे बैलेंस बचता है तो लॉस हो रहा है, और वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।